कल्पना कीजिए एक बहुत ही मतलब एक आम सी स्थिति की। हम्म। किसी राज्य की राजधानी में बैठे कुछ बड़े अधिकारी और राजनेता ना हाँ। एक योजना बनाते हैं कि किसी फला गांव के बीच से एक शानदार कई करोड़ों रुपयों का हाईवे निकाला जाएगा। बिल्कुल, ऐसा तो अक्सर होता ही है। हाँ, और फाइलें पास हो जाती है, बजट एकदम तय हो जाता है। लेकिन लेकिन जब वो प्रस्ताव उस गांव में पहुंचता है ना, तो वहां के आम लोग, किसान, मजदूर सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। और वो उस करोड़ों के बजट को देखकर क्या कहते हैं? वो सीधा कहते हैं, हमें इस हाईवे की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे गांव की जो पहली प्राथमिकता है ना, वो एक नया कुआं और एक प्राथमिक विद्यालय है। अरे वाह! और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उन गांव वालों के पास उस बड़े सरकारी प्रोजेक्ट को वहीं के वहीं रोक देने की और अपनी मर्जी का काम करवाने की पूरी कानूनी ताकत है। मतलब ये कोई किसी आदर्शवादी फिल्म की कहानी नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं, ये कोई यूटोपियन कल्पना नहीं है। ये आज के भारत के ग्रामीण इलाकों की एक एकदम जमीनी और कानूनी सच्चाई है। सच में, ये एक ऐसा दृश्य है जो मतलब सत्ता और ताकत को लेकर जो हमारी आम समझ है ना, उसे पूरी तरह से पलट कर रख देता है। सही बात है। क्योंकि देखिए, हमारी एक आम धारणा ये बन चुकी है कि शासन हमेशा ऊपर से चलता है। संसद या विधानसभाओं में नीतियां बनती हैं और फिर उन्हें बस नीचे जनता तक पहुंचा दिया जाता है। एक टॉप डाउन अप्रोच। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो कहानी आपने बताई, ये एक बिल्कुल अलग ही व्यवस्था की तरफ इशारा करती है। और आज की इस गहन चर्चा का पूरा आधार ही यही है। आज हम उस व्यवस्था की गहराई में उतरने वाले हैं जो असल में इस देश की धड़कन को चलाती है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं आज, वो पंचायती राज फाउंडेशंस ऑफ ग्रासरूट्स गवर्नेंस नाम का एक बेहद विस्तृत और शोध से भरा दस्तावेज है। तो इस चर्चा का हमारा मिशन ये समझना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो स्थानीय स्वशासन है, वो आखिर काम कैसे करता है। और ये जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, हाँ। ये कोई मतलब भारी भरकम किताबी शब्द भर नहीं है। ये एक ऐसा तंत्र है जो आम इंसान को, गांव के एकदम आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को भी लोकतंत्र का सीधा हिस्सा बनाता है। तो चलिए इस पूरी व्यवस्था को थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि अक्सर शहरों में रहने वाले लोग ग्राम पंचायत शब्द तो बहुत सुनते हैं। सुनते तो हैं, पर ये असल में काम कैसे करती है, इसका ढांचा क्या है, इसे लेकर बहुत भ्रम रहता है। मैं अक्सर सुनता हूं कि इसमें सिर्फ पंचायत नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें ब्लॉक और जिले भी शामिल होते हैं। तो इस दस्तावेज के आधार पर अगर हम समझें तो ये पूरी जो हायरार्की है वो असल में कैसे खड़ी की गई है। तो देखिए, इस ढांचे को त्रिस्तरीय प्रणाली या 3 tier सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, 3 स्तर। हाँ, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि गांव की सबसे छोटी जरूरत से लेकर पूरे जिले के विकास तक एक कड़ी बनी रहे। इसका जो सबसे निचला, लेकिन मैं कहूंगी सबसे महत्वपूर्ण स्तर है, वो है ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत। हाँ, ये सीधे गांव के स्तर पर काम करती है। मतलब गांव के लोग अपने वार्ड सदस्यों और अपने मुखिया को चुनते हैं, जिसे सरपंच कहते हैं। बिल्कुल, सरपंच। गांव की सफाई, स्ट्रीट लाइट, पीने का पानी, ये सब छोटी छोटी लेकिन जरूरी चीजें ग्राम पंचायत की ही जिम्मेदारी हैं। मतलब ये एकदम ग्राउंड जीरो है विकास का। एकदम सही कहा आपने। अब इसके ऊपर दूसरा स्तर आता है, पंचायत समिति। ओके। इसे आप ब्लॉक स्तर की इकाई कह सकते हैं। एक ब्लॉक में आमतौर पर कई सारे गांव और उनकी ग्राम पंचायतें आती हैं। तो इनका काम क्या होता है फिर? इसका मुख्य काम ये है कि जो काम एक अकेली ग्राम पंचायत के लिए बहुत बड़ा है ना, जैसे कि मान लीजिए कई गांवों को जोड़ने वाली कोई पक्की सड़क बनाना, जो एक गांव के बजट से बाहर हो। एग्जैक्टली। या कोई एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र खोलना, तो वो काम पंचायत समिति देखती है। ये बस ग्राम पंचायतों के काम का समन्वय करती है। समझ गया। और फिर इसके भी ऊपर कोई संस्था होती है? हाँ, सबसे ऊपर तीसरा स्तर है जिला परिषद। जिला परिषद, हाँ, नाम सुना है इसका। यह पूरे जिले के स्तर पर काम करती है। इसका काम पूरे जिले की एक समग्र विकास योजना बनाना है। अच्छा। ये पंचायत समितियों के बजट को देखती है और जो राज्य सरकार से फंड आता है ना, उसे नीचे के स्तरों तक बांटने का काम करती है। इस पूरी व्यवस्था को सुनकर मेरे दिमाग में एक तस्वीर बन रही है। कैसी तस्वीर? अक्सर लोग इसे समझाने के लिए ना किसी सरकारी दफ्तर या कॉर्पोरेट कंपनी का उदाहरण देते हैं। हाँ, वो पिरामिड वाला ढांचा। हाँ, कि ऊपर एक बॉस है, फिर बीच में मैनेजर हैं और नीचे कर्मचारी हैं। लेकिन
लेकिन इस स्रोत को गहराई से पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि वो कॉर्पोरेट वाला उदाहरण पूरी तरह से गलत है। अच्छा, वो उदाहरण गलत क्यों लगता है आपको? क्योंकि कॉर्पोरेट ढांचे में ताकत हमेशा ऊपर से नीचे आती है ना। सही बात है। सीईओ फैसला करता है और नीचे वाले बस उसका पालन करते हैं। लेकिन पंचायती राज तो इसके बिल्कुल उलट लग रहा है मुझे। बिल्कुल उलट है। अगर मुझे इसके लिए कोई सही उदाहरण सोचना हो ना, तो ये किसी बड़े क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह है। अरे वाह, ये बहुत दिलचस्प तुलना है ना, जहां जो सबसे नीचे के निवेशक हैं, यानी गांव के आम लोग, वे तय करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। ग्राम पंचायत बस उनकी एक मैनेजमेंट कमेटी है जो उस काम को लागू करती है। बिल्कुल। और जो ऊपर के स्तर हैं, ब्लॉक और जिला, वे कोई बॉस नहीं है। वे बस एक सपोर्ट नेटवर्क या अम्ब्रेला की तरह हैं जो संसाधनों को जोड़ने का काम करते हैं। क्या मेरा ये समझना सही है? ये एक बहुत ही सटीक और मतलब शानदार विश्लेषण है। शुक्रिया। देखिए, सत्ता के इसी हस्तांतरण को, जहां ताकत ऊपर से नीचे थोपी नहीं जाती बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, इसी को तो विकेंद्रीकरण कहा जाता है। हाँ। जिला परिषद या ब्लॉक समिति कभी भी ग्राम पंचायत की बॉस नहीं होती। वे सिर्फ सुविधा प्रदान करने वाले हैं। असली नीतियां और जरूरतें ना गांव के स्तर पर ही तय होती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। जी पूछिए। अगर ग्राम पंचायती सारे फैसले ले रही है, सड़कें बनवा रही है, स्कूलों की मरम्मत करवा रही है और इसके लिए उसे सरकारी फंड भी मिल रहा है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी तो है ना? कैसा खतरा? अगर कुछ ही चुने हुए लोग, मान लीजिए एक सरपंच और कुछ पंचायत सदस्य, गांव के लाखों करोड़ों रुपए के बजट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या यह एक तरह की स्थानीय तानाशाही या मिनी डिक्टेटरशिप नहीं बन जाएगी? ये सवाल बहुत लोग उठाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तो देखिए, हम सांसदों से सवाल पूछ सकते हैं, मीडिया है हमारे पास, लेकिन गांव के उस छोटे से लेवल पर एक सरपंच को मनमानी करने से आखिर कौन रोकता है? यही वो जगह है जहां इस पूरी प्रणाली का सबसे बड़ा मतलब मोमेंट सामने आता है। अच्छा जी। जो बात अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं ना, वो ये है कि इस पूरे ढांचे में सबसे ज्यादा ताकत सरपंच के पास नहीं होती, पंचायत के पास भी नहीं होती। तो किसके पास होती है? वो ताकत होती ग्राम सभा के पास। ग्राम सभा? तो ये ग्राम सभा ग्राम पंचायत से अलग कैसे है? क्या ये भी कोई चुनी हुई संस्था है? नहीं, इसे चुना नहीं जाता, बल्कि ये गांव की ही एक सामूहिक आवाज है। मतलब दस्तावेज बहुत स्पष्ट करता है कि गांव का हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है और जिसका नाम मतदाता सूची में है ना, हाँ, वो स्वतः ही मतलब अपने आप ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा गांव ही ग्राम सभा है। रुकिए। हाँ। तो इसका मतलब है कि ग्राम पंचायत काम करने वाली एक छोटी टीम है, लेकिन ग्राम सभा, हाँ, वो पूरा गांव है जो उस टीम को कंट्रोल करता है। एकदम सही पकड़े हैं आप। अगर हम इसे थोड़ी संसदीय भाषा में समझे ना, हाँ बताइए, तो ग्राम सभा एक तरह की विधायिका यानी लेजिस्लेचर है, हाँ, जहां सब बैठते हैं और फैसले लेते हैं। ओके। और ग्राम पंचायत कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव है, जिसका काम सिर्फ ग्राम सभा के उन फैसलों को जमीन पर उतारना है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब वो जो हाईवे और कुएं वाला उदाहरण हमने शुरुआत में लिया था, हाँ, वो असल में ग्राम सभा की ताकत का ही प्रदर्शन था। 100%। देखिए, ग्राम सभा कोई रबर स्टैंप या सिर्फ सलाह देने वाली समिति नहीं होती। इसके पास बजट को पास करने या पूरी तरह रोकने की वास्तविक शक्ति होती है। मतलब सरपंच अपनी मर्जी नहीं चला सकता? बिल्कुल नहीं। कल्पना कीजिए, सरपंच गांव में एक नया पंचायत भवन बनाना चाहता है। वो अपनी मर्जी से बस ऐसे ही ईंटें नहीं गिरवा सकता वहां। उसे पहले ग्राम सभा की बैठक बुलानी ही होगी। ओके, सबको बुलाना होगा। हाँ, गांव के सारे लोग मान लीजिए एक पेड़ के नीचे या किसी खुले मैदान में जमा होंगे और सरपंच को वहां सबके सामने खड़े होकर बताना होगा कि कितना पैसा आया है सरकार से और वो इसे कहाँ और क्यों खर्च करना चाहता है। और अगर गांव वालों को वो आइडिया पसंद ना आए तो बस, अगर उस भीड़ में खड़े किसी एक आम किसान या एक मजदूर महिला को लगता है कि भाई पंचायत भवन से ज्यादा जरूरी गांव के अस्पताल में दवाइयां लाना है, हाँ, तो वे सब मिलकर सीधे उस बजट प्रस्ताव को वहीं खारिज कर सकते हैं। अरे बाप रे, मतलब सरकारी खजारी की चाबी किसी एक नेता की जेब में नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि पूरे गांव के हाथ में। एग्जैक्टली। और यही तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे शुद्ध रूप है। सही बात है। हम अक्सर दुनिया भर में स्विट्जरलैंड का उदाहरण देते हैं ना,
या कि देखो वहां लोग सीधे नीतियों पर वोट करते हैं। हाँ, बहुत मशहूर है वो तो। लेकिन भारत के हर गांव में ये व्यवस्था कानूनी रूप से आज मौजूद है। सरकारी योजनाओं का लाभ किसे मिलेगा, पेंशन किसे मिलेगी, राशन कार्ड किसके बनेंगे, ये सब वही तय करते हैं। हाँ, ये कोई अधिकारी बंद कमरे में तय नहीं करता। ये ग्राम सभा सबके सामने खुले में तय करती है। इससे तो बहुत ट्रांसपेरेंसी आती होगी। बिल्कुल। और इससे जो सबसे बड़ी चीज पैदा होती है ना, वो है जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी। सरपंच हर पल जनता के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि उसे पता है कि अगली ग्राम सभा की बैठक में उससे एक एक पैसे का हिसाब मांगा जाएगा। ये सुनकर ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था तो हमेशा से इतनी ही शक्तिशाली और स्पष्ट रही होगी देश में। ऐसा लगता जरूर है। पर क्या सच में ऐसा है? मेरा मतलब है, अगर ये इतनी ही बेहतरीन व्यवस्था है तो भारत को आज़ाद हुए इतने दशक हो गए, क्या शुरुआत से ही गांव में इतनी ही ताकत थी? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे ना, तो सच्चाई काफी अलग नजर आती है। और यहीं पर इस चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अच्छा, वो कैसे? आज जो ताकत हम ग्राम सभा या पंचायत के पास देखते हैं, वो हमेशा से उनके पास नहीं थी। दशकों तक तो राज्य सरकारों ने पंचायती राज को बस एक अनचाहे बोझ की तरह देखा। ऐसा क्यों? मतलब राज्य सरकारें तो चाहेंगी ना कि उनके गांव का विकास हो। देखिए, विकास चाहना एक अलग बात है, लेकिन अपनी सत्ता का बंटवारा करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। पॉलिटिक्स। बिल्कुल। कोई भी मुख्यमंत्री या कोई विधायक अपनी वित्तीय और प्रशासनिक ताकत एक गांव के सरपंच को क्यों देना चाहेगा? सही पॉइंट है। और इसका नतीजा ये हुआ कि राज्य सरकारें जब चाहती थीं अपनी मर्जी से पंचायतों को भंग कर देती थीं। अरे हाँ, 15-15 सालों तक गांव में चुनाव ही नहीं होते थे। 15 साल? जी, कोई स्पष्ट बजट नहीं था उनके पास। पंचायतें पूरी तरह से विधायकों और राज्य के अधिकारियों की दया पर निर्भर थीं। तो ये जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं, जहां पंचायत के पास इतने सारे संवैधानिक अधिकार हैं, ये बदलाव आखिर आया कैसे? ये बदलाव एक झटके में नहीं आया। इस स्रोत में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम का जिक्र है, 1992 का 73rd संविधान संशोधन अधिनियम। बिल्कुल। इसने असल में जमीनी स्तर पर क्या बदल दिया था? इस 73वें संशोधन ने वो किया जिसकी दरकार दशकों से थी देश को। क्या किया? इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया। अच्छा, मतलब अब ये संविधान का हिस्सा बन गया। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये था कि अब पंचायती राज राज्य सरकारों के दया पर निर्भर कोई अनौपचारिक व्यवस्था नहीं रही। संविधान में एक पूरा नया भाग जोड़ा गया, भाग 9। अब हर 5 साल में चुनाव करवाना अनिवार्य हो गया। कोई भी राज्य सरकार अब अपनी मर्जी से चुनावों को टाल नहीं सकती थी। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई बहाना नहीं। एक राज्य चुनाव आयोग बनाया गया अलग से। एक राज्य वित्त आयोग बनाया गया। वित्त आयोग का क्या काम था? ये तय करना कि राज्य के राजस्व का कितना हिस्सा सीधे पंचायतों को जाएगा। मतलब सत्ता का जो विकेंद्रीकरण था, उसे सिर्फ कागजों पर एक अच्छे सुझाव की तरह नहीं रखा गया। बिल्कुल नहीं। बल्कि उसे एक मजबूत कानूनी जंजीर से बांध दिया गया, ताकि कोई भी राज्य सरकार उससे पीछे ना हट सके। एकदम सही कहा। और इसी संशोधन का एक और पहलू है जिसने भारतीय समाज की नींव को मतलब झकझोर कर रख दिया। आप आरक्षण की बात कर रही हैं ना? हाँ, आरक्षण या रिजर्वेशन का प्रावधान। हाँ, इस दस्तावेज में इसका बहुत गहराई से जिक्र किया गया है। अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई। जी। लेकिन जिस आंकड़े ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया ना, कौन सा आंकड़ा? वो था महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 यानी 33% सीटों का अनिवार्य आरक्षण। बिल्कुल। ये एक ऐसा कदम था जिसने गांव में सत्ता के पूरे समीकरण को ही पूरी तरह से बदल दिया। अगर हम इसके सामाजिक प्रभाव को समझे ना, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक नियम नहीं था। तो क्या था? ये एक पूरी सामाजिक क्रांति थी। आप जरा सोचिए उन गांवों के बारे में जहां सदियों से एक बहुत ही गहरी पितृसत्तात्मक यानी पैट्रियार्कल व्यवस्था रही हो। हाँ, जहां मर्दों का ही दबदबा रहा हो। बिल्कुल। जहां महिलाओं का मतलब सार्वजनिक मंचों पर बोलना या फैसले लेना तो बहुत दूर की बात है, उनका घर की चारदीवारी से बाहर निकलना भी आम नहीं था। सही बात है। और अचानक से इस एक संवैधानिक संशोधन ने ये अनिवार्य कर दिया कि अब उस गांव की सरपंच एक महिला ही होगी।
ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला बदलाव है ना? मतलब एक महिला जिसे शायद कल तक घर के फैसले लेने की प्रक्रिया से भी बाहर रखा गया था, वो आज उसी गांव के उस पंचायत के मंच पर मुख्य कुर्सी पर बैठी है और पूरे गांव का करोड़ों का बजट तय कर रही है। बिल्कुल। उन पुरुषों की मौजूदगी में जो शायद कल तक उसकी बात सुनना भी पसंद नहीं करते थे। एग्जैक्टली। ये समावेशी शासन या इंक्लूसिव गवर्नेंस का इससे बड़ा और जीवंत उदाहरण मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कहीं और देखने को मिलेगा। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस एक कदम ने ना पूरे देश में जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व की एक ऐसी लहर पैदा की जिसने लाखों महिलाओं को एक नई पहचान दी। इससे सिर्फ नीतियां नहीं बदली बल्कि पूरे समाज का नजरिया बदल गया। वो कैसे? मतलब नीतियों में क्या फर्क आया? देखिए, जब एक दलित, आदिवासी या एक महिला सत्ता के केंद्र में आकर बैठती है ना, तो विकास की प्राथमिकताएं अपने आप बदल जाती हैं। अच्छा। हाँ। तब बजट सिर्फ बड़ी इमारतों या ठेकेदारों वाले कामों पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य, पीने के पानी और बच्चों की शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों पे खर्च होने लगता है। ये तो बहुत पॉजिटिव बदलाव है। हाँ। लेकिन और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ पे। हाँ, बताइए। हम जब भी संविधान की इन किताबों को या इन शोध दस्तावेजों को पढ़ते हैं ना, तो सब कुछ बहुत ही मतलब शानदार और एकदम आदर्श लगता है। किताबी बातें। हाँ, ऐसा लगता है कि बस 73वां संशोधन का नियम बन गया और अब सब कुछ गांव में एकदम सही हो गया होगा। लेकिन जब इन सुनहरे अक्षरों में लिखे नियमों को असल जिंदगी की उमड़ खाबड़ और धूल भरी जमीन पर उतारा जाता है तो तस्वीर वैसी नहीं रहती। ये तो है। इस स्रोत में भी ना इस व्यवस्था की कई गंभीर चुनौतियों का जिक्र है। देखिए, जमीनी हकीकत या ग्राउंड रियलिटी का सामना करना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि ये दस्तावेज उन कड़वी सच्चाइयों को बिल्कुल नहीं छिपाता। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके हिसाब से? एक आदर्श ग्राम सभा और एक सशक्त पंचायत के रास्ते में जो सबसे बड़ी दीवार है ना, वो है फंड की कमी। हाँ, यानी वित्तीय स्वायत्ता या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का न होना। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें प्लीज, क्योंकि हमने भी थोड़ी देर पहले बात की कि राज्य वित्त आयोग पंचायतों को पैसा देता है। हाँ, देता है। और जहां तक मैंने पढ़ा है, पंचायतों के पास तो घरों, स्थानीय बाजारों और मेलों पर टैक्स लगाने का भी अधिकार होता है। बिल्कुल होता है। फिर पैसों की इतनी कमी क्यों है गाँव में? देखिए, अधिकार होना और असल में उसका इस्तेमाल कर पाना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। मतलब पंचायतें टैक्स क्यों नहीं लगाती? क्योंकि पंचायतें अक्सर स्थानीय स्तर पर टैक्स लगाने से डरती हैं। किससे डरती हैं? अपने ही गांव वालों से। अरे, ऐसा क्यों? क्योंकि सरपंच उसी गांव का हिस्सा होता है ना। हाँ, वो कोई बाहर से आया अधिकारी तो है नहीं। हाँ, उसे तो वहीं रहना है। एग्जैक्टली। अगर वो अचानक से लोगों के घरों या स्थानीय बाजारों पर कड़ा टैक्स लगाना शुरू कर दे, तो आपको क्या लगता है अगले चुनाव में लोग उसे वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। बस इसी राजनीतिक दबाव के कारण पंचायतें अपना राजस्व खुद नहीं जुटा पाती हैं। अच्छा, तो फिर वो पैसा कहाँ से लाते हैं? वे पूरी तरह से राज्य सरकार या केंद्र से मिलने वाले अनुदान, जिन्हें हम ग्रांट्स कहते हैं, उस पर निर्भर हो जाती हैं। और जब तक आपके पास अपना खुद का पैसा नहीं है ना, तब तक आपकी स्वायत्तता, आपकी आजादी सिर्फ नाम की है। राज्य सरकारें जब चाहें वो फंड रोक सकती हैं या उसमें महीनों की देरी कर सकती है। ये तो वही बात हो गई कि आपको गाड़ी तो दे दी सरकार ने। हाँ, लेकिन पेट्रोल के लिए आप अभी भी दूसरों के ही मोहताज हैं। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। और इसके अलावा एक और बड़ी चुनौती जिसका इस स्रोत में जिक्र है, वो है अशिक्षा और लोगों में जागरूकता की कमी। और यही वो जगह है जहां भ्रष्टाचार जन्म लेता है। कैसे? हमने अभी बात की थी ना कि ग्राम सभा बजट पास करती है और सरपंच से सवाल पूछती है। हाँ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर गांव के ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना ही नहीं जानते? ये तो है। क्या होगा अगर उन्हें पता ही नहीं है कि सरकार ने उनके गांव के विकास के लिए 50 लाख रुपए भेजे हैं? उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। जब जनता को अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं होती, तो सरपंच और कुछ भ्रष्ट अधिकारी मिलकर बस कागजों पर ही सड़कें और कुएं बना देते हैं। और पैसा गायब। एग्जैक्टली। बिना जागरूकता के वो ताकतवर ग्राम सभा न सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर रह जाती है। और मुझे लगता है राजनीतिक हस्तक्षेप का भी तो एक बहुत बड़ा एंगल है इसमें।
वो कैसे? सुनने में आता है कि स्थानीय चुनाव किसी पार्टी के चिन्हों पर नहीं लड़े जाते, हाँ, नियम तो यही है। लेकिन असलियत में तो वहां पूरा का पूरा राजनीतिक दखल होता है ना। बिल्कुल होता है। देखिए, राज्य स्तर के जो राजनीतिक दल हैं, जो विधायक और सांसद हैं, वे कभी नहीं चाहते कि गांव के स्तर पर कोई भी समानांतर सत्ता का केंद्र खड़ा हो, कोई उनका कॉम्पिटिटर बने। सही कहा। इसलिए वे अक्सर पंचायतों के कामों में दखल देते हैं। वे सरपंचों को अपने राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ग्राम सभा की ताकत का क्या होता है फिर? कई बार ऐसा होता है कि ग्राम सभा कुछ और तय करती है, लेकिन ऊपर से विधायक का दबाव आता है और रातों रात विकास की प्राथमिकताएं ही बदल दी जाती हैं। उफ, तो इन सारी चुनौतियों को सुनकर तो मन में एक ही सवाल उठता है क्या सवाल? कि क्या ये पूरी व्यवस्था एक नाकाम प्रयोग है? नाकाम। मतलब अगर ग्राम सभाओं को पता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं, और अगर सरपंचों के पास काम करने के लिए अपना खुद का पैसा ही नहीं है, तो फिर इस त्रिस्तरीय प्रणाली का फायदा ही क्या हुआ? देखिए, इसे नाकाम कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि हर व्यवस्था ना अपने समय के साथ विकसित होती है, इवॉल्व होती है। इस दस्तावेज में इन समस्याओं के समाधान भी बहुत स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। जैसे कि क्या समाधान हो सकता है? सबसे बड़ा समाधान है क्षमता निर्माण, जिसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं। ओके। जो लोग चुनकर आ रहे हैं ना, हाँ। खासकर वे महिलाएं या हाशिए के लोग जो जिंदगी में पहली बार सत्ता में आए हैं, हाँ। उन्हें प्रशिक्षित करना होगा। उन्हें बजट पढ़ना, नीतियां बनाना, ये सब बाकायदा सिखाना होगा। और इसके साथ ही मुझे लगता है पूर्ण पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी भी लानी होगी सिस्टम में। 100%। आज के तकनीक के दौर में ना, पंचायत का पूरा हिसाब किताब डिजिटल होना चाहिए। बिल्कुल। ताकि गांव का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपने फोन पर ये देख सके कि भाई उसके गांव का पैसा आखिर खर्च कहाँ हो रहा है। इससे तो भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। और इसके अलावा असली विकेंद्रीकरण तब तक नहीं आएगा जब तक राज्य सरकारें दिल बड़ा करके पंचायतों को वास्तविक वित्तीय ताकत नहीं देती। सिर्फ अधिकार दे देने से काम नहीं चलेगा ना, उन अधिकारों को लागू करने के लिए संसाधन और पैसा भी देना होगा। सही बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सार को एक जगह समेटें जी, तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि पंचायती राज सिर्फ कोई सूखा सा प्रशासनिक ढांचा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तीनों स्तरों, ग्राम, ब्लॉक और जिला, इन तीनों के जरिए पूरे ग्रामीण भारत को एक सूत्र में पिरोने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। ये 73वें संशोधन के जरिए समाज के उन वर्गों को मुख्य धारा में लाने का एक शानदार तरीका है जिन्हें सदियों से हमेशा किनारे रखा गया। और सबसे अहम बात यह है कि ये हमें याद दिलाता है कि असली ताकत किसी बड़ी सरकारी इमारत या किसी बड़े पद में नहीं होती। तो किस में होती है? वो ग्राम सभा के रूप में एक साथ खड़े आम लोगों में बसती है। लोकतंत्र असल में तभी सफल है ना, जब वो सहभागी हो, पार्टिसिपेटरी हो। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि कैसे गांव के एक छोटे से कुएं से लेकर देश के सबसे बड़े संविधान तक सारे तार जुड़े हुए हैं। कैसे जमीनी स्तर पर कई गंभीर चुनौतियां हैं, लेकिन समाधान की उम्मीदें भी उतनी ही मजबूत हैं। एकदम सही। अब इस गहन चर्चा को विराम देने से पहले ना, सुनने वालों के लिए मैं एक विचार छोड़ के जाना चाहूंगा। जी, बताइए। आज हमने बात की कि ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कितना शानदार उदाहरण है, जहां गांव के सभी मतदाता एक जगह इकट्ठा होते हैं, सीधे बजट पर चर्चा करते हैं, योजनाओं पर सवाल उठाते हैं और वहीं के वहीं फैसले लेते हैं। बिल्कुल, एकदम सामने। और ये व्यवस्था भारत के गांवों में आज भी जीवित है और काम कर रही है। हाँ। अब जरा सोचिए, आज तकनीक जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, हमारे हाथों में स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट अब हर जगह पहुंच गया है, तो क्या भविष्य में ऐसा कोई डिजिटल प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे बड़े शहरों या पूरे देश के स्तर पर संभव हो सकता है? ओह, ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या कभी ऐसा समय आएगा जब हम सिर्फ 5 साल में एक बार अपने प्रतिनिधि को चुनकर अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं होंगे, बल्कि क्या तकनीक के सहारे एक आम इंसान सीधे किसी बड़े राष्ट्रीय बजट या किसी बड़ी सरकारी नीति पर अपने फोन से अपना वोट दे सकेगा? सोचने वाली बात है। क्या उस बरगद के पेड़ के नीचे होने वाली ग्राम सभा की उस असीम ताकत को तकनीक के जरिए एक राष्ट्रीय डिजिटल सभा में बदला जा सकता है?
ये एक ऐसा विचार है जो सच में बहुत कुछ बदल सकता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो सत्ता और लोकतंत्र के भविष्य को पूरी तरह से रिडिफाइन कर सकता है। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा और एक नए नजरिए के साथ।